गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपन सेकेंड यूनिट थर्मोडायनेमिक्स के स्टार्ट कर चुके हैं और जिसमें हमने द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी जो टॉपिक है वो लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। और उसके बाद में जो है मैंने आपको बोला था कि इसमें दो बड़ी डेरिवेशंस हैं और उनमें से एक लगभग हर साल आती रहती है एज ए क्वेश्चन, जिसमें है एक तो है एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। पहली डेरिवेशन ये है। और इसके बाद अगर आप देखें तो पेज नंबर 13 पे ये देखिए 8, 9, 10, 11, 12 मतलब लगभग 5 पेज की ये पूरी डेरिवेशन है। और उसके बाद में आप देखेंगे ये देखिए 12 नंबर तक कंप्लीट है ये। और पेज नंबर 13 से दूसरी स्टार्ट पे एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी ताप और दाब के फलन के रूप में। और इससे पहले हम देख रहे हैं ताप और आयतन के फलन के रूप में। तो ये दो डेरिवेशन है और ये हमें जो है करनी है ना। तो पहले हम करेंगे एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है, यानी ताप और आयतन के फलन के रूप में ये रहा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सो एंट्रोपी इट मीन्स एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। अपन फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं कि इस जगह पर क्या करेंगे, हम आंशिक अवकलन करेंगे, ठीक है। तो डी एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाई डी वी, ठीक है। यानी पहले एंट्रोपी को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, और उसके बाद एंट्रोपी को हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। एंड वी नो दैट ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। एंड एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। हम जानते हैं कि एनर्जी भी टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या है, एक फंक्शन है, यानी एनर्जी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा और वो हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाई डी वी, ठीक है। एंड वी नो दैट डेल ई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी वी। अगर आपको याद होगा अपन ये चीज़ कर चुके हैं, सी वी और सी पी क्या होते हैं। तो डेली अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू सी वी। और सी वी क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है, जो है स्थिर आयतन पर जो है स्पेसिफिक जो अपनी हीट कैपेसिटी होती है उसके इक्वल होता है, ठीक है। सी वी इज इक्वल टू द हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, आप जानते हैं, ठीक है। ऊष्माधारिता किस पर, नियत आयतन पर ऊष्माधारिता जो होती है वो सीवी होती है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होता है, तो यहाँ वैल्यू रख दी हमने सीवी, बाकी ये एज इट इज़ आ गया पूरा का पूरा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी होता है। ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जो दी गई ऊष्मा होती है वो आंतरिक ऊर्जा और मैकेनिकल वर्क यानी कार्य करने के दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये हम जानते हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 2 से जो डी ई की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे हम। देखिए यहाँ पुट कर दी, ये पूरी डी ई की वैल्यू इतनी बड़ी जो है ये हमने यहाँ रख दी डी ई की जगह। तो देखिए क्या हो जाएगा, डी क्यू इजिकल टू सी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाई डी वी, और प्लस में ये पी डी वी तो आ ही जाएगा क्योंकि डी ई की वैल्यू रखी है, पी डी वी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करिए वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो सी वी डी टी तो बाहर आ ही जाएगा, और डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाई डी वी, और यहाँ पी डी वी भी है, यानी डी वी इन दोनों में हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो डी वी कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी, और कॉमन आ गया डी वी, यानी डी वी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज़। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 4 को हम डिवाइड करेंगे टी से, टेम्परेचर से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डी क्यू बाई टी क्या होता है, एफ एंट्रोपी होती है, आप जानते हैं, है ना, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी में हम पढ़ चुके हैं ये। तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई टी, ये हो जाएगा सी वी डी टी बाई टी, और यहाँ हमने 1 अपॉन टी ले लिया पहले ही बाहर क्योंकि पूरे को डिवाइड किया टी से, और ये एज इट इज़ फिर पूरा, यानी डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस प्रेशर, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, और फिर डी वी कॉमन लिया हुआ जब, ठीक है।
तो डी क्यू बाई टी क्या होता है, डी एस होता है, हम जानते हैं चेंज इन एंट्रोपी, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन की दर जो है वो डी एस होगी, यानी डी क्यू बाई टी वो आ गया। ये क्या हो गया, सी वी डी टी बाई टी, ठीक है। और 1/t ये पूरी एज इट इज आ गई, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इक्वेशन नंबर 5 की हम तुलना करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 भी क्या है, ds की वैल्यू है। देखिए ये भी ds की वैल्यू है और इक्वेशन नंबर 5 में भी ds की वैल्यू आ रही है। अगर आप देखें तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 5 में ds की वैल्यू आ रही है। तो पहले dt वाली वैल्यूज़ को हम कंपैरिजन करेंगे। ये dt था, वहाँ dt है, इसका मतलब cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यही होगा। देखिए हाँ, cv अपॉन टी, ये cv अपॉन टी है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम चेंज इन एंट्रोपी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी स्थिर आयतन पर ताप के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन की दर जो है वो किसके बराबर है, cv बाई टी के बराबर है। तुलना करने पर ये आ गया, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 क्या होगी, देखिए इक्वेशन नंबर 7 होगी ये वाली। देखिए dv की जो वैल्यू है उनका कंपैरिजन करेंगे तो इक्वेशन नंबर 7 आएगी, क्योंकि dv की वैल्यूज़ ये है पूरी इधर तो, और उस तरफ है इक्वेशन नंबर 1 में है डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी स्थिर ताप पर आयतन के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन की दर, ये होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 से है और ये इक्वेशन नंबर 5 से आई वैल्यू, ठीक है। ये आ गई 1/t बड़ा वाला ब्रैकेट डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस p, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 6 और 7, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 और 7 हमारी बन चुकी हैं, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 देखिए इक्वेशन नंबर 6 क्या बता रही है यहाँ पर, इसको ये तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है, इसको अगर आप थ्योरेटिकल वे में देखें तो ये क्या है, इट इज शो चेंज इन एंट्रोपी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन की दर बता रहा है ये तापमान के साथ, ठीक है। यानी तापमान के साथ में एंट्रोपी में परिवर्तन की दर, वो भी किस पर, स्थिर आयतन पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो फॉर ए फिक्स चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को अगर हम एक निश्चित परिवर्तन लें, देखिए जब निश्चित परिवर्तन होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे हमने ताप को एक निश्चित परिवर्तन लिया T1 से T2 तक, ठीक है। फॉर ए फिक्स चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी निश्चित परिवर्तन के लिए द चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी नियत आयतन पर एंट्रोपी परिवर्तन क्या हो जाएगा, अब वो ds ना रह के क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, और ये जो चीज़ है cv बाई टी, क्योंकि ये यही तो था, तापमान के साथ साथ एंट्रोपी में परिवर्तन की दर थी स्थिर आयतन पर, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज इन एंट्रोपी था विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और जब हम एक फिक्स चेंज के लिए करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, डेल्टा एस हो जाएगी, ठीक है। और इसके जो वैल्यू है यानी cv बाई टी, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे T1 से लेकर T2 तक, बिकॉज ऑफ फिक्स चेंज, फिक्स चेंज है टेम्परेचर का T1 से T2 तक, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे cv बाई टी का, ठीक है। और आप जानते हैं ये जो dt है डेल टी जो है ये dt में कन्वर्ट होगा और ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू cv बाई टी मल्टीप्लाई बाई dt, और इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया T1 से लेकर T2 तक। ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। द वैल्यू ऑफ cv बाई टी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जो वैल्यू ऑफ cv बाई टी है, cv क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, यानी निश्चित आयतन पर ऊष्माधारिता होती है ये, तो निश्चित आयतन पर ऊष्माधारिता बटा टेम्परेचर, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। इट मीन्स इक्वेशन नंबर 8 शो दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या है, हमने कहा कि cv बाई टी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आती है, यानी हमेशा धनात्मक आती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इक्वेशन नंबर 8 आपको ये बता रही है कि निश्चित आयतन पर यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा तापमान के साथ साथ बढ़ती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। और ये हम जानते हैं नॉर्मली एंट्रोपी को अगर हम जनरल लैंग्वेज में कहें तो होती है, एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसी भी सिस्टम में एटम्स या मॉलिक्यूल्स की जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो रैंडमनेस जो है वो लगातार इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी इक्वेशन नंबर 8 जो है, उससे आपको ये पता चल रहा है। देन उसके बाद में हम कह रहे हैं नेक्स्ट अब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम सिस्टम के वॉल्यूम के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 को वॉल्यूम के सापेक्ष क्या करेंगे हम, यानी आयतन के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
यानी इक्वेशन नंबर 6 अगर आप देखें तो पहले ये केवल ताप के सापेक्ष अवकलन है। अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 6 में अगर हम देखें तो विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो है यहाँ डिफरेंशिएशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम क्या कर रहे हैं इसका कि अब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम एंट्रोपी चेंज देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को अब क्या कर देंगे, कांस्टेंट करेंगे, यानी इसका जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम सेकेंड टाइम। दूसरी बार इसका आंशिक अवकलन करेंगे, वो किस पे, स्थिर ताप पर, और अब किसके सापेक्ष करेंगे, आयतन के सापेक्ष। यानी डेल एस तो वही रहेगा वापस, टी कांस्टेंट आ गया तो क्या आएगा, डेल वी, तो डेल टी ऑलरेडी है, डेल वी और आ जाएगा, और डेल एस 2 बार होगा तो वो क्या होगा, डेल स्क्वायर एस हो जाएगा वो। ठीक है, ये ध्यान रखना इस तरीके से। तो जब दोबारा आप इसका अवकलन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम तो वो ये हो जाता है डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वी डेल टी, क्योंकि डेल टी पहले था, डेल वी और आ गया। और जो ये वाली टर्म है इसका सी वी बाई टी, इसका अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन टी बाहर आ जाएगा पहले ही। ठीक है, और डेल सी वी अपॉन डेल वी आ जाएगा, क्योंकि सी वी का आपको करना है तो डेल सी वी अपॉन डेल वी आ जाएगा। आई बात समझ में। और सी वी का मान हम जानते हैं, सी वी की वैल्यू ये होती है, अपन जानते हैं, अपन ने अभी जब इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड करी थी तो वहाँ पे हमने रखा था डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी जगह हमने सी वी रखा था। तो हम सी वी जानते हैं, यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी नियत आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन, ये सी वी की वैल्यू होती है, हम जानते हैं। तो ये सी वी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ सी वी की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या होगा, डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वी डेल टी तो आ ही जाएगा, 1 अपॉन टी एज इट इज आ जाएगा, और सी वी की वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे तो वो क्या है, डेल ई है, तो डेल से डेल मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी डेल टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 7 को भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब इक्वेशन नंबर 7 देखिए क्या है, ये है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कि क्या बता रहा है, चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी स्थिर ताप पर आयतन में एंट्रोपी में आयतन के साथ परिवर्तन बता रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, आयतन को तो स्थिर कर रहे हैं और ताप के साथ परिवर्तन देखेंगे एंट्रोपी में। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट करके टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका इस इक्वेशन को वापस पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अब दूसरी बार क्या करेंगे, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, यानी कि एंट्रोपी को और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये चीज़ तो वापस कन्वर्ट हो जाएगी किस में, डेल स्क्वायर एस, डेल वी ऑलरेडी था, डेल टी और आ जाएगा, डेल स्क्वायर एस डेल वी डेल टी। ठीक है, और अब इसमें क्या है कि जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक पद का करते हैं, दूसरा उस टाइम पे क्या रहता है, कांस्टेंट, यानी वो एज इट इज़ लिखा जाता है। ए और बी का है तो पहले जैसे ए का किया तो बी को एज इट इज़ लिखते हैं, और फिर बाद में बी का करते हैं तो ए को एज इट इज़ लिखते हैं। तो यहाँ पर वही किया गया है, ये देखिए पहले 1 अपॉन टी को हमने एज इट इज़ रख दिया और ब्रैकेट वाली चीज़ का किया। जब ब्रैकेट वाली चीज़ का करेंगे तो ब्रैकेट वाली चीज़ ये है पूरी, देखिए बार बार ऊपर जाना पड़ता है अपने को, ये वाली चीज़ है। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी डेल टी और डेल पी अपॉन डेल टी, इस तरीके से होगा ये देखो यही है, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी डेल वी प्लस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस, अब हम क्या करेंगे, ये पूरा जो है जो स्टेप था वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट 1 अपॉन टी का होगा। तो 1 अपॉन टी का जब हम करेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अवकलन है तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा साइन। नॉर्मली साइन क्या होता है, प्लस का होता है, लेकिन वहाँ माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। और ये चीज़ पूरी की पूरी कांस्टेंट जो थी, ए और बी है ना, तो ये चीज़ तो ए थी तो ए का हो गया अब, और ये बी क्या हो गया यहाँ कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या आएगा, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस पी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, और हम जानते हैं कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए ds इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, यानी यथातथ अवकलन होते हैं, यथातथ और अयथातथ, यानी कि एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा मैंने ये पूरा जो है आपको समझाया था कि एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एंट्रोपी क्या है, जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है उनका। ठीक है, तो ये यथातथ अवकलन है, यानी कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 9 को हम इक्वेशन नंबर 10 से कंपैरिजन कर सकते हैं। आप देखें इक्वेशन नंबर 9 यही है, डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वी डेल टी, यहाँ पर भी यही है डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वी डेल टी, यानी कि इक्वेशन नंबर 9
की तुलना करोगे इक्वेशन नंबर 7 से, दोनों इक्वल है एक दूसरे के। तो जब दोनों इक्वल है तो ये इक्वल हुआ, और जब ये चीज़ इक्वल हुई तो इनके जो बराबर में आ रही है, यानी कि दिस ऑल्सो इक्वल टू ये पूरा, ठीक है। ये इतनी बड़ी जो वैल्यू आ रही है ना, ये देखिए 1/t डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी डेल टी, ये बराबर है किसके, ये पूरी वैल्यू के, यानी 1/t ब्रैकेट डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी डेल वी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस 1/t स्क्वायर डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी। आप देखिए यही चीज़ है पूरी, ये देखिए ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर। अब हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, और जब वो स्टेट फंक्शन है तो वो भी बराबर होंगी, यानी कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर होगी। आप देखिए, ठीक है, क्योंकि डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी डेल टी है, ये भी डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी डेल टी है, ये हो गया। इसका मतलब जब ये बराबर है तो ये तो हट गए, तो यहाँ बचेगा क्या, देखिए ये 1/t है, यहाँ तो सिर्फ 1/t बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा 1/t, है ना, ये 1/t, और ये क्या बचा, ये तो हो ही गया अलग, ये बच रहा है केवल 1/t डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी, डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये इस तरफ आ जाएगी, तो ये क्या बचेगा ओनली, ये देखिए डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि ये नेगेटिव का था ना, और जब ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की हो जाएगी ये वैल्यू। आई बात समझ में, इस तरीके से ये चीज़ हुई है, ठीक है। देखिए इंटरनल एनर्जी जब इक्वल हो जाएगी तो ये पद, यानी ये स्टेप और ये स्टेप, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, ये बराबर हो गए, कट गए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये चीज़ हो गई इक्वल, है ना, और ये जो चीज़ है ये इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगी, या हम कहें कि यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वाली चीज़ जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, पूरी पॉजिटिव की हो जाएगी, ये हो गई। और 1/t था, है ना, और ये 1/t इधर जाएगा तो ये एक टी ऊपर आएगा, तो एक टी से एक टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। वो एक टी से एक टी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ 1/t बचेगा, 1/t स्क्वायर नहीं बचेगा, ध्यान रखना, सिर्फ क्या बचेगा, 1/t बचेगा। आप इसको करके देखें, इजीली हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 1/t आएगा डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी, ये चीज़ पूरी, है ना, बराबर के उस तरफ आ गई, तो नेगेटिव की जगह क्या होगी, पॉजिटिव की हो गई, और इस तरफ बचा क्या, इस तरफ सिर्फ ये बचेगा डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि टी तो कट गया, ठीक है, यहाँ पर टी स्क्वायर था ना, तो टी रह गया, इधर का टी कट गया, तो ये क्या हो गया, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी ये चीज़ बची केवल इधर, ठीक है, सिर्फ यही चीज़ बचेगी इधर, तो ये चीज़ रही, और बराबर के दूसरी तरफ ये चीज़ चली गई, ठीक है। इस तरीके से जो है ये बराबर हो जाते हैं। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि जब इंटरनल एनर्जी बराबर है तो ये चीज़ भी एक दूसरे के बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 और 11 की कंपैरिजन करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 7 और 11 की तुलना करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़, इसकी वैल्यू आ रही, देखिए, है ना, इसकी वैल्यू कैसे आ रही, देखिए इक्वेशन नंबर 7 देखिए वापस से, इक्वेशन नंबर 7 अगर हम देखें तो ये चीज़ थी 1/t डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस प्रेशर, है ना, 1/t में, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसके बराबर है, तो हमको इसकी वैल्यू रखनी है। ये देखिए यहाँ पर यही चीज़ आ रही है, ये रहा, देखिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस प्रेशर, सॉरी 1/t डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस प्रेशर, तो इसकी वैल्यू क्या है हमको रखनी है, और इसकी वैल्यू क्या थी, ये थी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी चेंज इन एंट्रोपी विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये वैल्यू रख दी, तो ये तो एज इट इज़ था ही ऑलरेडी पहले से, यानी डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो ये आ गया, तो ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 12, और ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, दिस इक्वेशन शो एंट्रोपी चेंज विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी ये जो इक्वेशन नंबर 12 है ये आयतन के सापेक्ष एंट्रोपी में परिवर्तन की दर बता रही है स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर। और इक्वेशन नंबर 6 से हम इसकी वैल्यू, ठीक है, डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इसका मान इक्वेशन नंबर 12 से डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसका मान, इन दोनों का मान हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन 6 से तो वैल्यू किसकी आई, चेंज इन एंट्रोपी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम,
और इक्वेशन नंबर 10 से क्या आया, चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एंट्रोपी चेंज है, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एंट्रोपी चेंज है। इक्वेशन नंबर 6 और 12 दोनों से ये वैल्यू आ गई, और ये दोनों की वैल्यू जो है वो हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 आप देखें यही थी। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपको याद रखनी पड़ेगी, यही थी। देखिए चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसके बाद था चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ इन दोनों की जगह हमने 6 और इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 12 से हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो एक में इक्वेशन में वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा डी एस इजिकल टू सी बी बाई टी मल्टीप्लाई बाई डी टी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डी वी। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर आपकी 13 यानी 13 नंबर आ गई। ठीक है, ये सभी एंट्रोपी को ताप और आयतन के फलन के रूप में व्यक्त कर रही है ये समीकरण। ठीक है, ये समीकरण जो है वो क्या कर रही है, एंट्रोपी को ताप और आयतन के फलन के रूप में बता रही है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 13। यहाँ तक ये नॉर्मली इक्वेशन ये कंप्लीट हो जाती है, पर कई बार अल्फा और बीटा की फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको कुछ जो है याद रखना पड़ेगा। जैसे अल्फा का मान ये होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1/v डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी स्थिर दाब पर आयतन में ताप के साथ परिवर्तन। ठीक है, ये होता है अल्फा, और अल्फा को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, यानी तापीय प्रसार गुणांक। और ये मान आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्फा की वैल्यू ये होती है, डायरेक्ट पुट करनी है 1/v डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसके अलावा एक और याद रखना पड़ेगा आपको, कप्पा की वैल्यू होती है -1/v डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी स्थिर ताप पर दाब के साथ आयतन में परिवर्तन। ये था स्थिर दाब पर ताप के साथ आयतन में परिवर्तन, और यह है स्थिर ताप पर दाब के साथ आयतन में परिवर्तन। और कप्पा होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी संपीड़ता गुणांक। ठीक है, ये हो इक्वेशन नंबर 14 और 15, ये दो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सिस्टम, द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी सिस्टम का जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है, वो ताप और दाब का फलन होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो ताप और दाब के सापेक्ष आयतन का, तो डी वी इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाई बाई डी टी प्लस डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाई डी पी। ठीक है, तो देखिए ये कर दिया अपन ने, तो डी वी इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये क्या आ जाएगा, अल्फा आता है। यहाँ देखिए अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे हम, हमें क्या चाहिए है, ये देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, ये है डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो अल्फा वी हो जाएगा, ये है ना, तो ये वही आ रहा है अल्फा वी। आप देखिए ये आया है अल्फा वी मल्टीप्लाई बाई डी टी, क्योंकि डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की वैल्यू तो हो गई अल्फा वी के बराबर, और डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये हो गई कप्पा वी के बराबर, क्योंकि ये देखिए ये तो यहीं है ऊपर ही, ये देखिए ये रहा डेल वी अपॉन डेल पी, ये रहा डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो ये वी इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो कप्पा वी पर माइनस का। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तो प्लस था, लेकिन नीचे आएंगे जब अपन ये माइनस का हो जाएगा, यानी कप्पा वी डी पी। और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डी वी की वैल्यू क्या होगी, 0। हम जानते हैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी वी इज इक्वल टू 0, यानी अगर डी वी इज इक्वल टू 0 हुआ तो उस केस में डी पी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाई कप्पा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप देखिए इसको अपन लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ये रहा डी पी अपॉन डी टी, है ना, यानी चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम, यानी डी वी क्या हो जाएगा 0, ये डी वी 0, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यानी डेल वी, ये रहा डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डी वी जो है वो क्या है 0 है, यानी बचा क्या, अल्फा बाई कप्पा, डी वी होता है तो अल्फा बाई कप्पा बचा, यानी इसका मतलब क्या है कि द वैल्यू ऑफ डी पी या डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 16 पुट इन इक्वेशन नंबर 13, यानी ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 16 से जो आई है किसकी, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और वैल्यू क्या आई है, कप्पा बाई अल्फा बाई कप्पा, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर
13 में पुट करेंगे। ये देखिए, ये रही इक्वेशन नंबर 13, ये डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ ये वैल्यू पुट करने के लिए ये इतना सारा जो है ये सब किया है, अल्फा और बीटा, अल्फा और कप्पा की वैल्यू पुट करी है, तो ये अल्फा बाई कप्पा आ जाएगा यहाँ एट डी। ये जो समीकरण है ये एंट्रोपी को टेम्परेचर और वॉल्यूम के रूप में व्यक्त करता है, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है कि ये जब इसमें अल्फा बाई कप्पा आ जाता है तो ये किसी भी वस्तु पे, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी पर भी हम इसको प्रयुक्त कर सकते हैं। जबकि इक्वेशन नंबर 13 जो है वो सिर्फ गैस पर अप्लाई की जा सकती है, लेकिन ये सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी पर भी एप्लीकेबल है। इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो ये चीज़ थी एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, है ना। ये डेरिवेशन कंप्लीट होती, उसके बाद में है एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये डेरिवेशन है दूसरी, ये भी काफ़ी हद तक वैसी ही है, लेकिन हम एक दिन में दोनों नहीं करेंगे वरना कंफ्यूज होंगे, ठीक है। इसलिए इस डेरिवेशन को अब हम करेंगे कल, सेकंड वाली को। फर्स्ट वाली को समझिए, अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज कल जो है हम ये सेकंड वाली डेरिवेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।